So hello guys, now it's time to make it over the chapter. So our last topic is compensation management process, and one more, that is compensation and benefits. उसके बाद हमारी थ्योरीज रह जाएंगी जो इस चैप्टर में कवर करनी है मैंने. तो अभी हम प्रोसेस की बात करते हैं. तो फर्स्ट हमारा, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट इट शुड प्रोसीड अ प्रोसेस. तो हमारे कुछ कंपनसेशन मैनेजमेंट की हमने अभी जो भी ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, ठीक है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा. अगर उनको अचीव करना तो हमें एक प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा, एक प्रोसेस के साथ. तो प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट है एस्टैब्लिश अ कंपनसेशन पॉलिसी. तो हमारे को क्या करना होगा, ये कंपनसेशन पॉलिसी को पहले इस्टेब्लिश करना होगा. देन उसको सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया, हमें ऑर्गेनाइजेशन की कुछ क्राइटेरियाज मेंटेन करने होंगे. देन हमारे पास आ जाएगा फिर एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, पहले हमने क्या एक कंपनसेशन पॉलिसी बनाई, फिर हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं. फिर हम देखेंगे बाय एक्सटर्नल इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा कि उसका कोई कंपनसेशन पॉलिसी पे इफेक्ट ना पड़े. फिर हम क्या करेंगे, हम जॉइंट कंसल्टेशन विद द ट्रेड यूनियन. फिर हम ट्रेड यूनियन की तरफ से भी हमारे को कोई इफेक्ट ना पड़े, वो भी एक एक्सटर्नल फैक्टर या फिर हमारा इंटरनल फैक्टर बनता है कंपनसेशन पॉलिसी में. तो हमें उनके साथ अच्छी रिलेशन, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनसे कंसल्ट करना होगा. फिर हमारा फिफ्थ स्टेप है यहाँ पर डिसाइडिंग फ्रिंज बेनिफिट्स. फिर हम उनके फ्रिंज बेनिफिट्स उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और जैसी नीड होगी उसकी बेसिस पे हम फ्रिंज बेनिफिट्स डिसाइड करेंगे. देन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनसेशन पॉलिसी. फिर एट लास्ट हम सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हुए हम क्या बनाएंगे, कंपनसेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट करेंगे. मीन्स हम ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएंगे. अगर ये सारी हमारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, वो गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग करेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है, ट्रेड यूनियन के साथ बेस्ट है, देन और हमारे फ्रिंज बेनिफिट्स डिसाइड हो गए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट कर देंगे. देन फिर क्या होगा, हम इसको इवेल्युएट करेंगे लास्ट में कि जो हमारी कंपनसेशन पॉलिसी है क्या वो हमारी जैसे हमने प्लान की थी उसके अकॉर्डिंग चल रही है. उसकी रिव्यू लेंगे हम एक पीरियडिकल आवर्स टाइम में. ओके, तो हमारा था इस्टेब्लिश कंपनसेशन पॉलिसी. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, कंपनसेशन पॉलिसी क्या होती है, ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी एंड इट्स पॉलिसी ऑन ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो ये हमारी होती है कंपनसेशन पॉलिसी क्या होती है. तो हमारे को पता चल रहा है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, वो हमारी कंपनसेशन पॉलिसी होगी. In order to make the compensation management to work effectively, the organization should be clearly specify its compensation policy. ताकि जो उसका ह्यूमन रिसोर्स है कंपनी का, वो अच्छे से वर्कआउट करे, इफेक्टिव वर्क करे. इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमारी कंपनसेशन पॉलिसी ये है. अब जब तक एम्प्लॉय को पता ही नहीं होगा उसका पे स्केल क्या है, वो कितना इफेक्टिव मतलब काम करेगा, किसको किस बेसिस पे पे मिल रही है, वो मीन्स अंदाजे पे कोई काम नहीं करता. अगर उसको फिक्स टास्क दे दिया गया है, फिक्स टारगेट है, तब वो बेटर वे में काम करता है. अब हम बात कर लेते हैं सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया. हमने फिर ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरियाज को सेटिंग अप करना है. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन व्यूइंग द कंपनसेशन फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू द कंपनीज डू द फॉलोइंग. तो कंपनीज़ को कभी भी जब कंपनसेशन पॉलिसी सेटअप करनी है तो उनको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए. पहला क्या है, दे रिकॉग्नाइज रेम्यूनरेशन एज फंडामेंटल कंट्रोल एंड इंसेंटिव मैकेनिज्म दैट कैन बी यूज फ्लेक्सिबली द मैनेजमेंट टू अटेन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. तो हम क्या करना है कि जो रेम्यूनरेशन है उसको इस कंट्रोल बेसिस पर देना है, जिससे क्या होगा कि हमारे बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो. तो हम क्या करेंगे कि सपोज़ हमारी कोई यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, तो वो जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, जितने पीसेस ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही उनको क्या दिया जाएगा, रेम्यूनरेशन दिया जाएगा. तो इस चीज़ का उनको ध्यान रखना होगा. देन उसके बाद क्या है, दे मेक अ पेमेंट सिस्टम एंड इंटीग्रल पार्ट. उनको पे सिस्टम को क्या बनाना है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन. जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे उसमें वो पे सिस्टम जो है उनका इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए. ठीक है,
कि कितना पे दे रहे हो वो मैटर करता है, स्ट्रेटेजी जो भी तुम फॉलो कर रहे हो कंपनसेशन मैनेजमेंट के थ्रू। फिर है दे इंटीग्रेट पे कंसिडरेशंस इनटू स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस सच एज दोज दैट इन्वॉल्व प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अब यहाँ पर बोल रहे जो भी पे कंसिडरेशन दिया जाएगा, अभी हमने बात की थी जो रेम्यूनरेशन है या जो भी हम कंपनसेशन पे कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं मनी के फॉर्म में हो, फ्रिंज बेनिफिट्स में हो सकते हैं, इनडायरेक्ट हो सकते हैं, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी हो सकते हैं। तो ये जो हमारी जो भी पे कंसिडरेशंस है वो हमारी क्या है, डिसीजन मेकिंग का पार्ट है और जिसमें हमारी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इन्वॉल्व होती है। देन है दे व्यू कंपनीज परफॉर्मेंस, और उसके बाद कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है उस बेसिस पे आपको रेम्यूनरेशन डिसाइड करना है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस हमें लगता है कि अपवर्ड बेटर जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पे डिसाइड करते हैं, है ना। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं जब भी हम कंपनसेशन डिसाइड कर रहे हैं। तो कंपनीज़ को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देन है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं कंपनसेशन प्लान को। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या है, इंक्लूड्स कंडीशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मार्केट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल फैक्टर्स, पर प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड वेरियस लेबर लॉज। अब क्या होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है जैसे लेबर को एक्सप्लॉइट ना करे इसलिए लेबर लॉज बना दिए, ठीक है। एंड कुछ ट्रेड यूनियंस भी इफ़ेक्ट करते हैं, कभी कभार वो स्ट्राइक पे ना बैठ जाएं। सोशल फैक्टर्स होते हैं कुछ कि एम्प्लॉयज़ को बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी इंडिया की मतलब हम अभी इंडिया में तो यहाँ की डेवलपिंग कैसी है, मतलब अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी है तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो इकोनॉमिक लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी रेम्यूनरेशन होगी, बेटर होगी, है ना। देन हमारे पास कुछ इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी कितनी है एम्प्लॉयज़ को पे करने की, रिलेटेड टू द फैक्टर सच एज कि वो वर्क परफॉर्मेंस के बेसिस पर दे रहे हैं, सीनियरिटी एंड स्किल्स कि अगर सीनियर लेवल पे हैं तब कितना पे करना है, स्किल्स कैसी हैं। तो ये सारे क्या है, इंटरनल फैक्टर्स हैं जो फर्म को रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं और चेकअप करना रिमेंबर करना पड़ता है, और जब कि माइंड में रखना पड़ता है जब भी वो कंपनसेशन मैनेजमेंट करते हैं। देन है जॉइंट कंसल्टेशन विद ट्रेड यूनियंस। अभी जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो भी पर्सनल डिपार्टमेंट का हेड होगा, क्योंकि कंपनसेशन मैनेजमेंट कौन करता है अरेंज, कौन देखता है, पर्सनल डिपार्टमेंट देखता है। तो उसका हेड जो है वो ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव से कंसल्ट करेगा, सारी क्वेरीज और आपस में बातचीत करेंगे, डिसाइड करेंगे और उसके बेसिस पे सेटलमेंट करेंगे ताकि कंपनसेशन मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। फिर वो डिसाइड करेंगे फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स में इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर पर्सनल डिपार्टमेंट एज पर द लेवल ऑफ जॉब एंड देयर परफॉर्मेंस, किस बेसिस पर फ्रिंज बेनिफिट्स डिसाइड होते हैं कि आपका लेवल ऑफ जॉब क्या है। अगर आप सीनियर लेवल पे हो तो आपको वैसी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, पार्किंग फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सिंगल रूम दिया जाएगा आपका ऑफिस, और एसी एयर कंडीशनर रूम दिया जाएगा, एंड सो ऑन फ्रिंज बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू द लेवल, अगर हायर लेवल है तो। और नॉर्मल लेवल के अकॉर्डिंग मील फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, आपको जॉब लोकेशन तक लाना और वहाँ से वापस आपके घर तक पहुँचाना, इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़। तो ये सारी क्या हमारी फ्रिंज बेनिफिट्स है जिसको डिसाइड करना होता है कि बाकी क्राइटेरियाज़ को देखते हुए और ट्रेड यूनियन से बात करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि फ्रिंज बेनिफिट्स हमें कौन कौन सी देनी बेटर होगी। फिर है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनसेशन प्लान। जब हमने सारा गो थ्रू कर लिए, सारे स्टेप्स गो थ्रू कर लिए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट एक बेस बनाएंगे कंपनसेशन का कि हमने इस बेसिस पर जो है पे करना है, हमने कितनी वेज और सैलरी पे करनी है, कितनी फ्रिंज बेनिफिट्स पे करने हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि अब हमारे को सिर्फ ये नहीं कि हमने वेज डिसाइड कर दी, हमें पता है बाय टाइम उसको इंक्रीज़ करनी पड़ती है सैलरीज़ को, तो ओवर द टाइम पीरियड वो इंक्रीज़ होती है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है जब हम कंपनसेशन प्लान को डिज़ाइन करेंगे। वेरियस इंसेंटिव प्लान्स, बेनिफिट्स एंड द परक्विजिट्स, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, एम्प्लॉयज़ को कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, परक्विजिट्स दी जाती हैं, ये टैक्स में आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। दीज आर द डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल पार्टी। क्या होता है समटाइम्स जो होती है कंपनी वो
इंडिपेंडेंट करेक्टर और बाहर से एक्सपर्ट्स को लाती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि क्या कंपनसेशन प्लान होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल भी है यहाँ पर, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो पे कमीशंस है वो भी बाहर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है डिसाइड करती हैं। एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड विच रिक्वायर्स इट्स कम्युनिकेशन टू एम्प्लॉयज़ एंड द पुटिंग इनटू प्रैक्टिस में लाने के लिए एम्प्लॉयज़ से बातचीत करनी ज़रूरी है ताकि बेस्ट हम जो भी लाएं वो इफ़ेक्टिव हो हमारा कंपनसेशन प्लान और वर्क कर रहे। फिर वैल्यूएशन रिव्यू, ये बहुत कॉमन पॉइंट है, हमेशा होता है कि उसको हमें फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में एवेल्यूएट करना होगा। एम्प्लॉयज़ सेटिस्फेक्शन चेक करनी है, मोरल चेक करना है। ये फैक्टर्स हैं जो हमारे को इवेल्यूएशन में हेल्प करते हैं कि आप के एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड हैं और आपकी जो प्रोडक्शन है वो बेटर होगी या नहीं। अगर एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड है, मोरल उनका सेटिस्फाइड है, तो वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगे। ये हमने इवेल्यूएट कर लिया। और चेंजेस जैसे जैसे मार्केट में आते गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होती है तो उसके साथ हम रिव्यू करके उनको न्यू पॉलिसीज़ में चेंज करेंगे। फिर है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। कंपनसेशन हमें पता है और बेनिफिट्स यहाँ पर फ्रिंज बेनिफिट्स की बात की गई है। तो इनके कुछ ये जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स जो है दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। ऑब्जेक्टिव्स वही अट्रैक्ट करना बेस्ट टैलेंट को, एम्प्लॉयज़ को। देन है मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड दे सके। देन कंपनसेशन हेल्प्स इन द रिटेनिंग द एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए। तो कंपनसेशन बेनिफिट्स जो टाइप्स हैं उसको 4 बेसिक जनरल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है गारंटेड पेड। गारंटेड पे से आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि जो बेसिक पे है वो तो फिक्स है, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर गारंटेड पे का मतलब क्या है, मॉनेटरी कंपनसेशन जो एम्प्लॉय को दिया जाता है, मैंडेटरी होता है और एग्रीमेंट भी इसके ऊपर साइन हुआ होता है। देन हमारा, और ये किस बेसिस पर होता है, आपके टाइम बेसिस पे हो सकता है और आपके पीस कितने प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, उस बेसिस पे हो सकता है। ठीक है। देन है वेरिएबल पे। वेरिएबल पे में क्या है, इन्होंने बोला कि वेरिएबल पे से आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इसको कहा गया डिस्क्रिशनरी बेसिस पे दिया जाएगा। डिस्क्रिशनरी बेसिस का मतलब होता है ऑप्शनल बेसिस पर जो भी पे आपको दिया जाएगा वो क्या आपका वेरिएबल पे है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, इट इज़ ऑफन कॉन्टिजेंट ऑन परफॉर्मेंस। आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाएगा। ऑप्शनल है तो आपकी परफॉर्मेंस बेसिस पे, जैसे अगर आपको टारगेट दिया, आपने टारगेट कंप्लीट कर लिया तो आपकी जो है एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, या आपको कमीशन बेस्ड आपने सेल्स इतनी की हैं उस पर आपको इतनी परसेंटेज दी जा रही हैं। तो इसका मेन 3 ही वे में जो है वेरिएबल पे दिया जाता है। दैट इज़ सेल्स इंसेंटिव्स हो गए, बोनस स्कीम्स होगी, और सेल्स इंसेंटिव्स को यहाँ पर कमीशन भी कह सकते हैं, और ओवर टाइम पे आपने एक्स्ट्रा वर्क किया उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे मिला, वो ऑप्शनल है, आप हमेशा ओवर टाइम तो करोगे नहीं, तो क्या किस में आ जाएंगे, वेरिएबल पे में आ जाएंगे। फिर हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स दिया जाता है वो वाइड वैरायटी में दिया जाता है। बेनिफिट्स का आप मेन समझ लीजिए कि नॉट ऑफर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं जो आपको कैश में प्रोवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कैश में होगी फिर तो वो वही हो जाएगी, मॉनेटरी कंपनसेशन हो जाएगी जो भी हमने ग्रांटेड पे में पढ़ी है। इसलिए इनको बेनिफिट्स कहा जाता है, क्योंकि कैश फॉर्म में नहीं, आपको जनरली डायरेक्ट आपको प्रोवाइड की जाती है, इनडायरेक्ट वे में प्रोवाइड की जाती है। सपोज जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आपको, वर्क डिसेबिलिटी, मतलब अब मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था, सपोज एक लेबर का एक्सीडेंट हो जाता है, वो डिसेबल हो गया, वो वर्क नहीं कर सकता, तो उसकी इंश्योरेंस करवा दी जाती है कि अगर वो डिसेबल भी है फिर भी उसको जो उसकी सैलरी मिलती रहे उसके खर्चे पानी के लिए, लाइवलीहुड के लिए बेटर। और क्या है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। और पेड टाइम ऑफ, पेड टाइम ऑफ का मतलब यहाँ पर आपको पता होगा कि जब भी हम लीव ले रहे हैं उसके बदले भी हम आपको पे मिल रही है। ठीक है, तो आपकी लीव्स की वजह से पे ना कटे। पेंशन प्लान्स दिए जाते हैं, कंपनी कार प्रोवाइड की जाती है कि कंपनी आपको एक कार प्रोवाइड करेगी कि आप इसको यूज़ करो घर से यहाँ आने के लिए और घर जाने के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए देते हैं। ऐसे ही लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारे क्या हमारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन की बात करते हैं। इक्विटी से क्या समझ आता है, ऑनरशिप। तो ये कंपनसेशन कुछ ऑनरशिप वे में है। मीन्स यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को शेयर्स एंड ऑफ़र करते हैं, एम्प्लॉयर शेयर्स ऑफ़र करते हैं एम्प्लॉय को एज अ एम्प्लॉय कंपनसेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि स्टॉक ऑप्शंस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि जो है रिटेंशन, अट्रैक्शन और
न्यू हायर्स जो है अट्रैक्ट हो सके, एम्प्लॉयज़ जो है अट्रैक्ट हों कि उनको जो है ऑनरशिप बेस्ड पर कंपनसेशन प्रोवाइड होएगी ऑन द परसेंटेज बेसिस, ऑन द शेयर बेसिस। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरीज़ की बात करेंगे जो इससे डिफरेंट टॉपिक है। अभी हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। सपोज फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, अब हम थ्योरीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तभी बनाऊंगी मैं वीडियो, अगर आपके लाइक्स आएंगे।